हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं तारिक नकाश। आज फिर से एक जिसे इंफॉर्मेशन कह सकते हैं, न्यूज़ कह सकते हैं, डिस्कशन कह सकते हैं, यही एक चीज़ लेकर आपके सामने मैं फिर से हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो कर्नाटका स्टेट बोर्ड वक्फ में जो धांधलियाँ हुई हैं, घपलेबाजी हुई है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये वक्फ बोर्ड होता क्या है, इसमें क्या क्या आता है। तो कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो कर्नाटका के कैपिटल बेंगलोर सिटी में आता है। बेंगलोर सिटी में इसका हेड ऑफिस है और इसके अंडर में, इसके तहत कर्नाटक में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मुस्लिम इदारों की, पर्टिकुलरली मुस्लिम इदारों की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मस्जिद, मदरसे, यतीम खाने, कब्रिस्तान और चैरिटेबल ट्रस्ट्स, चैरिटेबल इदारे, कमिटीज़, एसोसिएशंस, जिन्होंने भी वक्फ के अंदर अपना नाम रजिस्टर कराया हुआ है, इन तमाम की जो जायदाद प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो वक्फ के अंडर में आती हैं। तो ये लाखों करोड़ों अरबों रुपयों का जो है प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी पर बहुत पहले से नाजायज़ कब्ज़ाजात का जिक्र होता आया है। इसी के बारे में एक कमेटी तश्कील की गई थी, कमेटी बनाई गई। उस वक्त जो है सीएम सदानंद गौड़ा थे, बीजेपी के सदानंद गौड़ा। उनके सामने उस वक्त के माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन मिस्टर अनवर मनपाड़ी, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसको पेश नहीं किया गया था, बहुत दिनों तक पेश नहीं किया गया, बहुत साल तक। 2012 में हालांकि रिपोर्ट तैयार थी, मगर विधानमंडल में इसको पेश नहीं किया गया, उसको ऐसे ही पेंडिंग रखता चला गया। पेंडिंग रखते रखते यहाँ तक आए और पिछले हफ्ते जो है वो जो पेंडिंग काम था उसको ख़त्म किया गया और ये रिपोर्ट विधानमंडल में, विधानसभा में पेश की गई। इसकी कुछ झलकियाँ हैं जिसमें यह कहा गया है, रिपोर्ट में इल्ज़ामात जो हैं वो कुछ इस तरह से लगे हैं। देखिए, इसमें ये तमाम के तमाम मुस्लिम लीडर्स शामिल हैं, जिसे भी आप लोगों ने एमएलए, एमपी या फिर कुछ भी मुंतखब किया है, चुना है, चुनावी तौर पर आपने इन्हें वोट दिया है, इन तमाम लोगों ने जो है मैक्सिमम, तमाम तो नहीं कह सकते, मैक्सिमम लोगों ने जो है गैर क़ानूनी कब्ज़ा इन प्रॉपर्टीज़ पर जमा कर रखा हुआ है। इन तमाम के नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले कुछ झलकियां आप देख लीजिए कि इल्ज़ामात इस रिपोर्ट में क्या है। बीदर की फ़तेहुल्लाह क़ादिर दादा पीर दरगाह, यहाँ की 8.36 एकड़ ज़मीन साबिक़ एमपी नरसिंह राव सूर्यवंशी ने कब्ज़ा कर रखी है, ठीक है। फिर इसी तरह गुलबर्गा, जिसे आज कलबुर्गी कहा जाता है, बड़ेपुर हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह, यहाँ की 8.38 एकड़ ज़मीन साबिक़ एमएलए मरहूम क़मरुल इस्लाम साहब ने कब्ज़ा कर रखी है। इसी तरह की कलबुर्गी में इनके गुलबर्गा पुराना ब्रह्मपुर ग्राम के हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज गेसुदराज, यहाँ की जो ज़मीन है, इकबाल अहमद तरड़गी, मल्लिकार्जुन खड़गे, धर्म सिंह, सीएम इब्राहिम, सैयद यासीन, इन लोगों ने कब्ज़ाजात जमाए रखे हैं। इस रिपोर्ट में इस तरह के इल्ज़ामात बाकायदा किए गए हैं। इसी तरह बेंगलुरु का विंडसर मैनस्टर होटल है, जो कोर्ट में भी था, जिसको बाद में वक्फ बोर्ड के तहत दे दिया गया। इसमें 4 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, 4 एकड़ ज़मीन, वो भी बेंगलुरु के मेन सिटी में। तो आप समझ सकते हैं विंडसर मैनस्टर होटल, इतना बड़ा होटल है वो, उसकी ज़मीन जो है वो वक्फ बोर्ड की है। इस पर कब्ज़ा किसने जमाया? राज्यसभा के डेप्यूटी स्पीकर, एक्स डेप्यूटी स्पीकर के रहमान खान। बड़े बड़े लीडर्स हैं। बेंगलुरु की कुलसुम बी ट्रस्ट, ठीक है, 7,200 मतलब 7,239 स्क्वायर फीट ज़मीन जो है एक्स एमएलए रोशन बेग। बेंगलुरु के बेड़ेहल्ली की 602 एकड़ ज़मीन में से 122 एकड़ 50 लोगों में गैर कानूनी तरीके से जो है तकसीम की गई है, ठीक है। और ये इसमें साबिक़ एमपी और रेलवे मिनिस्टर मरहूम सीके जाफ़र शरीफ का भी नाम है। और यलहंका के मुजफ्फर खाना सुन्नी की 3.01 एकड़ ज़मीन में से 2.30 एकड़ और 4.14 एकड़
ज़मीन फ़रोख्त कर दी गई, बेच दी गई, और इसका इल्ज़ाम है एमएलए एन ए हैरिस पर। इसी तरह से कोप्पड़ ज़िला के गंगावती बेरोनी आबादी मस्जिद, इसकी 2.09 एकड़ ये हमारे साबिक़ एमएलए इकबाल अंसारी इनके कब्ज़े में है। तो ये थे जो कब्ज़ाजात जमाए रखे हैं इन बड़े बड़े लीडरों के नाम, हमारी कौम के बड़े बड़े लीडर्स, ठीक है। तो रिपोर्ट में एडवाइस क्या किया गया है, क्या मशवरे दिए गए हैं, इस पर भी थोड़ी झलकी डाल लेते हैं। 410 करोड़ की लागत की वक्फ प्रॉपर्टीज़, जिसमें से 2 लाख करोड़ की आस्ती वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और मेंबर्स, एमएलएस, एमपीस और माइनॉरिटी लीडर्स, नाम निहाद मुस्लिम लीडर्स जो मुसलमानों का बेड़ा पार करने के लिए आए थे, मुसलमानों को जो है बड़े मुकाम तक ले जाने के लिए आए थे, इन तमाम के नाम जो हैं इसमें शामिल है। 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज़ जो है गैर कानूनी तरीके से इस पर कब्जा जमाए रखे हैं, ठीक है। इसमें से बेशतर मैक्सिमम लीडर्स मुस्लिम लीडर्स हैं, और इस बात को कहने में झिझक क्यों होती है, क्योंकि वो मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज़ हैं। माइनॉरिटीज़ हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसको टोकना चाहिए, उसको बोलना चाहिए, उसको सही रास्ता दिखाना चाहिए। ये काम हम लोगों ने करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से आज हमारे सामने ये नौबत आ चुकी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। जितने भी ये जो नाम निहाद लीडर्स हैं, इनके जो मेंबर्स हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, इन लोगों पर इस रिपोर्ट में ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये बिल्कुल एक रियल एस्टेट एजेंटों की तरह काम करते थे। ज़मीन किसी को दिलवाना, किसी को लेना, किसी को देना, तो ये सारी चीज़ें इस दौरान होती रही। इसके बाद में जो है इस रिपोर्ट में अनवर मनपाड़ी एंड टीम ने ये बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि 2 लाख करोड़ का घपला है, 2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पर नाजायज़ तरीके से कब्जा जमाने की धांधली है, इस तरह का इल्ज़ाम लगाया है। और ये 2G जो मामला था या नहीं था वो बाद में की बात है, या फिर पहले की बात है, ठीक है। लेकिन ये बताते हैं ये उतना ही बड़ा या फिर उससे भी बड़ा मामला है, लेकिन एक माइनॉरिटी सेक्शन से ताल्लुक़ रखने की वजह से इस मामले पर ज़्यादा रोशनी नहीं डाली गई। यही वजह थी कि रिपोर्ट जो है बहुत लेट से जो है पेश की गई विधानमंडल में, ठीक है। वक्फ बोर्ड का जो ये सारी गतिविधियां जो हुई हैं इस दौरान में, इस सारी गतिविधियों को जांच पड़ताल करने के लिए, छानबीन करने के लिए जो है लोकायुक्त के हवाले करने की सिफारिश भी इस रिपोर्ट में की गई है। और इस 12 महीने का ये जो भी ये चीज़ हुआ है उसको देखते हुए इस पूरी की पूरी कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ को 12 महीने के लिए बर्खास्त करने की सिफारिश भी इस रिपोर्ट में की गई है। मेरा बोलने का जो तरीक़ा है थोड़ा स्लो है, क्योंकि मैं एक एडिटर हूँ, रिपोर्टर हूँ, तो लिख तो लेता हूँ फास्ट, लेकिन बोलने में थोड़ा अगर आगे पीछे हो जाए तो आप नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि ये मैटर जो है बहुत गंभीर है। इस गंभीर मैटर को अगर हम लापरवाही से लेंगे तो फिर ये पूरी की पूरी कौम का जो है नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अलावा इसके इस हमारे जो नाम निहाद लीडर्स हैं उसके ताल्लुक़ से मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। ये जो हमारे लीडर्स हैं, किस लिहाज से हमारे लीडर्स हैं? क्या ये अखलाक़ी तौर पर हमारे लीडर हैं? क्या हम इन्हें फॉलो करके कामयाबी हासिल कर सकते हैं? देखिए कितने बड़े अहदों पर ये लोग फाइज थे, हालांकि इन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं। इन नाम निहाद लीडर्स जो मुसलमानों के लीडर कहलाते हैं अपने आप को, इनके ताल्लुक़ से भी यहाँ पर चंद बातें बताना बहुत ज़रूरी है। हम इन लीडर्स को क्यों फॉलो करें? इन लीडरों ने ऐसा क्या काम किया है जिससे कि हमारी कौम तालीम याफ्ता हो गई, तरक्की कर गई, डेवलप हो गई, किसी एक जो है फील्ड में पूरी तरह से कामयाब हो गई, लिटरेट हो गई, एजुकेटेड हो गई। क्या किस वजह से हम लोग इन्हें फॉलो करें, इन लीडर्स को, जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी भलाई के लिए, अपने फ़ायदे के लिए
वक्फ बोर्ड की जायदाद को कब्जा कर रखा और उसमें लाखों करोड़ों रुपए कमा भी लिया और अपनी आने वाली पुश्तियों के लिए भी जमा कर रखा है। तो किस लिहाज से ये लोग हमारे लीडर्स हैं, किस लिहाज से ये लोग मुसलमानों के लीडर हैं। अब यहाँ पर जो है मुसलमानों को सोचने की, समझने की ज़रूरत है। मुसलमानों के अंदर ये एक जज्बा है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें हमारे मज़हबी लिहाज से, मज़हबी बुनियाद पर, धार्मिक बुनियाद पर अगर हम उन्हें अपना लीडर समझते हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। इससे बड़ी गलती कोई भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो लीडर ठीक नहीं है, बेईमान है, करप्ट है, हाँ, अगर वो लीडर पैसों का गलत इस्तेमाल करता है, गैर कानूनी तरीके से जायदाद का इस्तेमाल करता है, तो फिर वो किसी भी लिहाज से मुसलमानों का लीडर नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, चाहे वो हमारा ब्रदर हो। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमारा मजहबी भाई है, हमारा धार्मिक रिलेटिव है। इस पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। यही वजह से सैकड़ों सालों से मुसलमानों के आज हालात है। किसी और ने हमारे हालात ये नहीं बनाए हैं। आज के जो भी हमारे हालात हैं, मुसलमानों की वजह से, मुसलमानों के लीडरों की वजह से हुई है। पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा। हमें खुद अपने गिरेबान में जब तक हम नहीं झांकेंगे, कुछ भी बदलने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं बदलेगा। सबसे पहले बेईमान लीडरों को हमारी कौम से दूर करना होगा। अगर इन बेईमान लीडरों को हम मजहबी बुनियाद पर सपोर्ट करते चले गए, इनका ताउन करते चले गए, तो कुछ भी नहीं, ना कौम तरक्की करेगी, ना देश तरक्की करेगा। तो इन लीडरों को हमें किस बुनियाद पर फॉलो करना चाहिए? अखलाकी किरदार, कहाँ है इनके अंदर अखलाक? या फिर रहनुमाई, कहाँ ये रहनुमाई करते हैं? तो मैं ये कह रहा था, इन लीडर्स को हमें फॉलो करने की वजह क्या है? इन लीडर्स को लीडर्स बनाने की वजह क्या है? क्यों हम इन्हें लीडर माने या क्यों हम इन्हें लीडर बनाएं? क्या काम किया है इन लोगों ने? क्या हम इन्हें अखलाकी तौर पर अपना लीडर समझ सकते हैं? कहाँ है इनके अंदर अखलाक? कहाँ है इनके अंदर गरीबों का, यतीमों का भला करने का जज्बा? रहनुमाई के तौर पर अगर इन्हें हम फॉलो करें तो कहाँ करते हैं ये? किसकी रहनुमाई करते हैं? किसके साथ मिले हुए हैं? किसके साथ जाते हैं? किसके साथ आते हैं? क्या करते हैं? सब लोग वाकिफ़ हैं, मगर एक्शन कोई नहीं लेता। क्या हम इन्हें मजहबी तौर पर फॉलो कर सकते हैं? किसी भी सूरत में नहीं। मजहबी तौर पर तो ये लायक ही नहीं है। मजहबी तौर पर सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पर हमारे आलिम भी बहुत पीछे हैं। मजहबी तौर पर आलिमों को आगे बढ़कर जो काम करना चाहिए वो ठीक तरीके से अंजाम नहीं दे रहे हैं। ठीक तरीके से इन जो धोखेबाज लीडर्स हैं, इनको निकाल बाहर करने का काम आलिम नहीं कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे। और तालीमी तौर पर इन्हें फॉलो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तालीमी तौर पर भी यही हाल है। आप मुसलमानों के तालीमी इदारे देख लीजिए, वहाँ पर भी जो है तालीम देने की नीयत से नहीं होता, पैसे हासिल करने की नीयत से कुछ काम करते हैं। यही है लीडर हमारे। अगर इन लीडरों को फॉलो करके आप ये समझते हैं कि हमारा भला हो जाएगा, हम कामयाब हो जाएंगे, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। इन सारी चीज़ों को, ऐसी सोच को बदलना होगा पहले सबसे, कि भाई ये हमारे ब्रदर हैं, सरादर हैं। ये सारी चीज़ें, कोई किसी का ब्रदर नहीं है। पॉलिटिक्स है, साफ तौर पर ये पॉलिटिक्स है। इस पर बहुत लंबी बात हो सकती है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर अगले वीडियो में इस पर बात करेंगे। अगर आप इस तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं हमारे लीडर्स पर, मुस्लिम वर्ल्ड पर, जो हमारे आज के जो हालात हैं, इसकी अहम वजह और क्या है, और हम किस तरह से अपनी सोच को बदल कर अपने आप को बदल सकते हैं, इन सब चीज़ों पर अगर आप और भी वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं और भी वीडियोस बना सकूं। और मेरी हौसला अफजाई करते हुए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके। मेरा मकसद भी यही है कि लोगों में मैं अवेयरनेस लाऊं और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दूं। मेरा पर्टिकुलर मकसद यही है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।